हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जो क्लासेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन जो क्लासेज हैं इनमें हम फुल कंटेंट और ट्रिक के साथ पूरा साहित्य उसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। और उपन्यास की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हमने प्रगतिवादी उपन्यासकार, व्यक्तिवादी उपन्यासकार ये और सामाजिक उपन्यासकार उनके उपन्यास ये पढ़ लिए हैं। तो आज उसमें हमारा जो अगले है वो है आंचलिक उपन्यासकार। कि आंचलिक उपन्यासकार कौन कौन है और उनके उपन्यास। आंचल का अर्थ होता है कि मतलब गांव, कि आप जिस गांव में रहते हो उसका जो परिवेश है उसका चित्रण करना, वर्णन करना अपने अंचल का। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि जो प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार है वे, उनके उपन्यास और उनके उपन्यासों की जो कथा वस्तु है वो। तो सबसे पहले आते हैं नागार्जुन, जिनका समय है 2011 से 1998 ईस्वी तक। ठीक है, ये है नागार्जुन का समय। उनका जन्म 2011 में हुआ था। 2011 में अज्ञा जी भी आते हैं, नागार्जुन भी आते हैं। ठीक है, आगे है रतिनाथ की चाची। इनका उपन्यास है रतिनाथ की चाची, 1948 ईस्वी। बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुख मोचन 1957, कुंभी पाक 1960। उसके बाद है हरिक जयंती 1961, उग्रतारा 1963, जमनिया का बाबा 1968, इमरतिया 1968, पारो 1975, गरीबदास 1979 ईस्वी। ये है नागार्जुन के उपन्यास। हम फिर से देखते हैं इनके उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हरिक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो, गरीबदास। ये है नागार्जुन के उपन्यास। अब देखते हैं कि नागार्जुन थे, उन्होंने जो मिथिलांचल गांव थे उसको अपना कथा का आधार बनाया था। उनके जो मतलब नागार्जुन के जो उपन्यास है वे सारे उपन्यासों की जो कथा है वो मिथिलांचल के गांव को के पेड़ पर है। उसके बाद आता है रतिनाथ की चाची। जो रतिनाथ की चाची है ये नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है, जो एक मैथिली विधवा के जीवन पर आधारित है। ठीक है, कि मिथिलांचल में कोई विधवा है उसके जीवन पर आधारित है रतिनाथ की चाची उपन्यास। उसके बाद अगला है बलचनमा उपन्यास। ये आज़ादी से पूर्व दरभंगा जिले को केंद्र में रखकर लिखा गया था। यह उपन्यास कि आज़ादी से पूर्व जो दरभंगा जिले थे उसकी परिस्थितियाँ कैसी थी, ये सब उसमें बताया गया है। अगला है बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ में बताया गया है कि बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष का चित्रण है इसमें। ठीक है, अगला है वरुण के बेटे। इस वरुण के बेटे उपन्यास में इन्होंने मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध वहाँ के मछुआरों के संघर्ष का अंकन है, कि जो जमींदारों के विरुद्ध जो मछुआरे जो संघर्ष करते हैं उसका अंकन किया गया है इसमें। अगला है पारो में बाल विवाह की समस्या का चित्रण है। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म हुआ था 1921 से
इनका समय है 1921 से 1977 ईस्वी। इनका जन्म हुआ था 1921 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1977 ईस्वी में। इनका पहला उपन्यास है मैला आंचल, यह हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है और जिसका समय है 1954 ईस्वी। अगला है प्रति परी कथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1964 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी, कलंक मुक्ति 1972 ईस्वी, पलटू बाबा रोड 1979 ईस्वी और राम रतन राय इनका जो उपन्यास है यह इनका एक अपूर्ण उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है मैला आंचल, प्रति परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबा रोड और राम रतन राय। उसके बाद आते हैं इनकी जो उपन्यासों की कथा वस्तु है वो। सबसे पहले है कि जो फणीश्वर नाथ रेणु थे वो हिंदी के आंचलिक उपन्यास थे उनका आरंभकर्ता माना जाता है। किसको? फणीश्वर नाथ रेणु को। ठीक है। और हिंदी में उपन्यासों के संदर्भ में आंचलिक शब्द का प्रयोग फणीश्वर नाथ रेणु ने ही किया था और इनकी भूमिका इन्होंने मैला आंचल उपन्यास लिखा था आंचलिक उपन्यासों के उसमें। अगला है इनका जो मैला आंचल उपन्यास है, इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज, ये साथ आएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मेरीगंज गांव की कथा है। ठीक है। और मैला आंचल का जो कथा काल है वह 1940 से लेके 1948 तक के बीच का है। मेरीगंज गांव की कथा है इसमें और 1940 से 48 इन 8 सालों के बीच का जो की परिस्थितियाँ थी उसका वर्णन है इसमें। अगला है प्रति परी कथा, इसमें पूर्णिया जिले के प्राणपुर गांव की कथा कही गई है। मतलब इनके जो उपन्यास है उनमें का जो केंद्र है वो पूर्णिया जिला का गांव है। ठीक है। पूर्णिया जिला है और उसमें मतलब वो जो गांव है उसमें जैसे मैला आंचल में है मेरीगंज में और प्रति परी कथा में है प्राणपुर गांव की कथा है ऐसे। और इसमें जो प्रति परी कथा है ये प्राणपुर गांव की कथा है और इसका समय जो कथा का जो कथा काल है वह 1953 से लेके 1956 ईस्वी तक का है। आगे है दीर्घ तपा उपन्यास का कथा केंद्र पटना जिले का वर्किंग वुमेन हॉस्टल है। जो दीर्घ तपा है उसमें जो पटना जिले में जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है उसका चित्रण किया गया है इसमें। अगले है पलटू बाबू रोड, इसमें जो फणीश्वर नाथ रेणु थे उनकी मृत्यु के बाद यह प्रकाशित हुआ था पलटू बाबू रोड। इसमें पलटू बाबू रोड कस्बे की कहानी है कि पलटू बाबू रोड नाम से कोई कस्बा था उसकी कहानी है ये। अगला है जुलूस उपन्यास में पाकिस्तान से आए विस्थापित बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए शरणार्थियों का इसमें वर्णन किया गया है जुलूस में। ठीक है। जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर जो शरणार्थी बिहार के पूर्णिया जिले में आए थे उनका चित्रण है इसमें। अगला है कितने चौराहे, इसमें आज़ादी के बाद के लिए संघर्ष करने और अपना बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में लिख कर दिया गया है कि आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया था और जो बलिदान दिए थे उन जो युवक थे उनको केंद्र में रखकर लिखा गया था यह उपन्यास कितने चौराहे। उसके बाद अगले आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी जिनका समय है 1908 ईस्वी से 2003 ईस्वी तक। इनका पहला उपन्यास है रथ के पहिए 1952 ईस्वी, कठपुतली 1954 ईस्वी, ब्रह्मपुत्र 1956 ईस्वी, दूध गाछ 1958 ईस्वी, कथा कहो उर्वशी 1961 ईस्वी, तेरी कसम सतलुज 1988 ईस्वी। ये है देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास कि रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी और तेरी कसम सतलुज। आप देखें इनकी कथा वस्तु
कि जिनका उपन्यास है रथ के पहिए उपन्यास। इसमें मध्य प्रदेश की जो गोंड जाति है उसके जीवन का इसमें चित्रण किया गया है। रथ के पहिए में मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति का चित्रण है। अगला है कठपुतली उपन्यास। इसमें नाटक और रंगमंच से जो जुड़े कलाकार होते हैं उनकी जीवन की कथा कही गई है कठपुतली में। अगले हैं दूधगाछ। इसमें संगीत से जुड़े लोगों की जीवन का जो संगीत से जुड़े जो लोग होते हैं उनकी जीवन की कथा कही गई है। अगला है कथा कहो उर्वशी में एक मूर्तिकार की साधना का अंकन किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगले आते हैं शैलेश मटियानी, जिनका समय है 1931 से 2001 ईस्वी तक इनका समय है शैलेश मटियानी के। और इनके मतलब बहुत सारे उपन्यास हैं। तो इनका पहला उपन्यास है बोरीवली से बोरी बंदर तक 1959 ईस्वी, कबूतरखाना 1959 ईस्वी, हौलदार 1960 ईस्वी, किस्सा नर्मदा बेन गंगाबाई 1960 ईस्वी, चिट्ठी सेन 1961 ईस्वी, तिरिया भली ने काठा की 1961 ईस्वी, चौथी मुट्ठी 1961 ईस्वी, और बारूद और बचूली 1962 ईस्वी, सुख सरोवर के हंस 1962 ईस्वी, एक मुट्ठी सरसों 1962 ईस्वी, और कोई अजनबी नहीं 1966 ईस्वी, दो बूंद जल 1966 ईस्वी, दो सुखों का एक सुख 1966 ईस्वी, भागे हुए लोग 1966 ईस्वी, पुनर्जन्म के बाद 1970 ईस्वी, जल तरंग 1973 ईस्वी, बर्फ गिरी सूखने के बाद 1975 ईस्वी, उगते सूरज की किरण 1976 ईस्वी, छोटे छोटे पक्षी 1977 ईस्वी, समकली 1978 ईस्वी, सर्पगंधा 1969 ईस्वी, आकाश कितना अनंत है 1979 ईस्वी, और उत्तरकांड 1980 ईस्वी, डेरे वाले 1980 ईस्वी, और सवित्री 1980 ईस्वी, गोपुली गफूरन 1981 ईस्वी, 52 नदियों का संगम 1981 ईस्वी, अर्धकुंभ की यात्रा 1983 ईस्वी, मुठभेड़ 1983 ईस्वी, नागवलरी 1985 ईस्वी, माया सरोवर 1987 ईस्वी, चंद औरतों का शहर 1992 ईस्वी। ये 32 उपन्यास है शैलेश मटियानी के। तो अब इनकी जो कथा वस्तु है वो देख लेते हैं कि शैलेश मटियानी के जो उपन्यास में मेरे अंचल के चित्रण के साथ साथ स्त्री, दलित तथा निम्न वर्गों के लोग हैं उनका भी जीवन चित्रण किया गया है इसमें। ठीक है, अंचल के जैसे हमने पहले जो उपन्यासकार पढ़े थे उनके जो उपन्यास है उनके उपन्यासों में मुख्य केंद्र अंचल है, पर शैलेश मटियानी में इन्होंने निम्न वर्ग का भी और स्त्रियों का भी और दलितों का भी इसमें चित्रण इनके उपन्यासों में चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं इनकी जो बाकी उपन्यासों की जो कथा वस्तु है वो। इनका उपन्यास है हौलदार, चिट्ठी सेन, चौथी मुट्ठी। इस उपन्यास में कुमाऊनी जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। कौन कौन से? हौलदार, चिट्ठी सेन और चौथी मुट्ठी। इसमें कुमाऊनी जो अंचल है उसका चित्रण किया गया है। अगले हैं कोई अजनबी नहीं। इसमें पहाड़ी स्त्री रामवती की मनोअवस्था का जो इनकी जो मनोअवस्था है उसके भटकाव का चित्रण किया गया इसमें रामरती की कोई अजनबी में। ठीक है, अगले हैं भोगे हुए लोग। इसमें धर्म और आस्था के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण हुआ है। भोगे हुए लोग में धर्म और आस्था को लेकर जो पाखंड फैला हुआ है उसका चित्रण हुआ है। तो ये थे हमारे आज कुछ आंचलिक उपन्यासकार।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।